हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इशू डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 50C ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस को कर्व करने के लिए लाया गया था प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर। सेक्शन 50C जो है वो सेल ट्रांजैक्शंस पर लगता है, सेलर पर लगता है। इसी तरीके से सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 क्लॉज बी बायर पर लगता है। सिंपल शब्दों में, यदि कोई असेसी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उस प्रॉपर्टी की जो परचेज वैल्यू है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम होती है, तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो असेसी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन कई जगह ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब असेसी ने कोई प्रॉपर्टी बुक की, उदाहरण के तौर पर असेसी ने कोई फ्लैट बुक किया, उस वक्त स्टैंप ड्यूटी कुछ और है, और जब असेसी को एक्चुअल में 5 या 10 साल बाद वो फ्लैट मिला, उस वक्त स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई। तो प्रश्न ये उठता है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन कौन सी ली जानी चाहिए? क्या जिस डेट पर फ्लैट बुक किया गया वो वाली कंसीडर की जानी चाहिए, या वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ली जानी चाहिए जिस डेट पर रजिस्ट्री हुई है? यही इशू मुंबई आईटीएटी के सामने एक केस सुलोचना सैजन मोदी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। ये मैटर 120 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 92 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 मई 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में जो असेसी था उसके बेटे को एक फ्लैट अलॉट हुआ और बाद में जो असेसी है वो उस फ्लैट में को ऑनर बना। जब असेसी ने ये फ्लैट बुक किया और जब उसको अलॉटमेंट हुई, उस वक्त स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम थी, लेकिन जब उस फ्लैट की रजिस्ट्री हुई तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू काफी बढ़ चुकी थी। तो असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने जिस डेट पर रजिस्ट्री हुई थी उस डेट पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को ट्रांजैक्शन वैल्यू को कंपेयर किया और उन दोनों के डिफरेंस को असेसी की इनकम में ऐड कर दिया। असेसी की यह दलील थी कि जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 क्लॉज बी का फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो है वो ये कहता है कि यदि एग्रीमेंट टू सेल है और उस एग्रीमेंट टू सेल कपल्ड विद बैंकिंग ट्रांजैक्शन से कोई पेमेंट पहले कर दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है वो एग्रीमेंट टू सेल की डेट पर देखी जानी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट केस में लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, और असेसी ये कह रहा था कि मेरी अलॉटमेंट को ही एग्रीमेंट टू सेल माना जाना चाहिए। जो रजिस्ट्री हुई थी उस रजिस्ट्री में भी इस चीज का मेंशन था कि अलॉटमेंट इस डेट पर हुई थी, और जो चेक की पेमेंट्स हैं वो भी रजिस्ट्री से पता चलता था कि वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कुछ पेमेंट्स कर दी गई हैं, और बैंक स्टेटमेंट्स भी ये बात को दर्शा रही थी कि अलॉटमेंट के टाइम कुछ पेमेंट चेक से की गई हैं, जो कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 बी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एओ ने असेसी की कंटेंशन को नहीं माना। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील का भी ये कहना था कि जो अलॉटमेंट की डेट है उसको एग्रीमेंट टू सेल नहीं माना जा सकता, जो अलॉटमेंट लेटर है उसको एग्रीमेंट टू सेल नहीं माना जा सकता। मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया और जब ट्रिब्यूनल ने ये मैटर सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 क्लॉज बी की जो फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है, और अलॉटमेंट लेटर को एग्रीमेंट टू सेल माना जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो रेवेन्यू है उसने असेसी के द्वारा जो पार्ट पेमेंट है उसको डिस्प्यूट नहीं किया है, और इसीलिए प्रेजेंट केस में असेसी को
सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 बी के फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो का बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि ये कहता है कि एग्रीमेंट टू सेल की डेट पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को देखा जाना चाहिए यदि कोई पार्ट पेमेंट बैंकिंग चैनल के द्वारा कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये केस उन सब फ्लैट बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर उनको अलॉटमेंट काफी पहले कर दी जाती है, उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अपनी किस्तें देनी होती हैं और बाद में वो रजिस्ट्री की जाती है। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज फ्लैट बायर्स। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सुलोचना सहजन मोदी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 92 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।